लो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका क्लास 10th वालों 2026 में एग्जाम दे रहे हो ना। तैयार हो जाओ। पॉलिटी की हर चैप्टर से हम आपके लिए एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए हैं। हर चैप्टर का एमसीक्यू आपको हम देंगे बहुत साधारण सी भाषा में। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस चैप्टर को करने के लिए। लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी, आपको पता ही होगा यहाँ से कितने वीवीआई प्रश्न बनते हैं। आइए चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए क्या चीज की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वहां पे महिलाओं के लिए किया गया। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथन पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है किस चीज पर आधारित है, उसका आंसर हमें देना है। सांप्रदायिक राजनीति क्या इस बात पे आधारित है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ रहते हैं। ये भी बात तो ठीक ही लग रहा है। विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते, तो फिर सांप्रदायिक राजनीतिक हुआ कहाँ, ये तो आंसर नहीं होगा। कह रहे कि सांप्रदायिक राजनीतिक हो, वहां वाला आंसर चूज कीजिए। धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते, धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक समुदाय नहीं बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यही किया जा रहा है आजकल। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है और यही कारण सांप्रदायिकता बढ़ी जा रही है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही कारण सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। चलिए, हम अपने धर्म को उस दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते नहीं, यही धर्म ठीक है, तुम्हारा धर्म गलत है। ये कारण निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। तो लोकतंत्र के विरोधी कौन नहीं थे। तो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी, कितना गड़बड़ हो जाता। लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे यार। रंगभेद के विरोधी मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टोबी लिथम एंड जॉन कॉलेज थे, जेड गुड्डी नहीं था, और जो नहीं था वही आंसर होगा क्योंकि पूछा गलत था, आंसर भी गलत देना था। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो, वही चुनना है जो भारतीय संविधान के बारे में सही कहता है। एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल सही। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी धर्म एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। सभी धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं यार, ये गलत है। हमारा धर्म जो कहता है कि एक धर्म को राजकीय धर्म हो ही नहीं सकता है। सभी धर्म सर्वधर्म समभाव, सब धर्म के हम समान भाव से देखेंगे, सर्वधर्म होना चाहिए। कह रहा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल ये बात तो सही है हमारे यहाँ कि किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। बिल्कुल हमारे यहाँ धर्म से लेकर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, देख लीजिए आप। अगला प्रश्न को हम लेकर के चलते हैं आपके साथ। ऑप्शन बी, या सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है वही बताना था आपको। तो ए नंबर कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, कौन सा कथन सही है, बिल्कुल सही है, ए नंबर। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, ये भी तो ठीक ही लग रहा है। सभी धर्म के लोग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, उतना बहुत नहीं है लेकिन ये भी ठीक लग रहा है। किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन अगर टोटली देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ धर्म के लोगों को हमारे यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान भी दिया गया है कि उसको स्थान के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। धर्म, जाति, लिंग ये इत्यादि के स्थान पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज में प्राथमिकता दी गई। लेकिन मैं इसे एक बार क्रॉस चेक करूंगा, लेकिन ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये 100% सही हो सकता है, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। आइए चलते हैं चौथा के बाद पांचवा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रश्न को तो क्या कहें आपको, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं हमारे यहाँ, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगला आंसर को हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। किसे वित्तीय राजधानी के रूप में माना जाता है। ये प्रश्न मैंने कई बार बताया है। वित्तीय राजधानी बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, मुंबई है या फिर पटना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। वित्तीय राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो आप कहना सर मुंबई है। वित्तीय राजधानी कौन है हमारा,
मुंबई है। वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न के लेकर चलते हैं आपको 7वां। हम सब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, फिजिकली अंतर का बात हम करते हैं। जब हम फिजिकली अंतर का बात करते हैं तो वो हमारा लैंगिक विभाजन होता है। दूसरा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका, ये हमारा लैंगिक विभाजन। समान दे दिया तो भूमिका, लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? माफ कीजिए, असमान भूमिका। हाँ, यही स्टीरियोटाइप्स जो है ना, इसी को हम कहा जाता है लैंगिक विभाजन। यानी लिंग के आधार पर जब किसी को विभाजन किया जाता है। जैविक अंतर के आधार पर तो सेक्स होता है, सेक्स का मतलब लिंग होता है, लिंग होता है। ये जेंडर हो गया, ये क्या हो गया? जेंडर। ये हो गया लिंग। तो इसके आधार पर ये असमान भूमिका, ये सही है क्योंकि गलत ही पूछ रहा था कि हमारा अभिप्राय क्या है, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 में क्या पूछ रहा है, देखिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? देखो, इससे भी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है अगर आप चाहें तो। ये कथन किसका था? अरस्तु का था, अब्राहम लिंकन का था, या फिर रूसो का था, या फिर महात्मा गांधी का था? तो आप सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन साहब का ये कथन था कि सॉरी, अरस्तु का, यानी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण हमारा कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में कैसी सरकार चलती है? संघ की सरकार चलती है। यानी यहाँ पे सरकार का बंटवारा जो इस तरह से हुआ है, एक सरकार तो हमारा होता है संघ का और एक सरकार हमारा होती है केंद्र का। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है हमारे पास? तो वो है अमेरिका। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, देखिए। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है क्या चीज पे? धर्म पे, जाति पे, या फिर किसी और पे? आइए अगले ऑप्शन को हम चेक कर देते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। क्या चीज पे आधारित होती है बताइए? तो जो सांप्रदायिक राजनीतिक होता है वो धर्म पे आधारित होता है। क्या चीज पे आधारित होता है? धर्म पे आधारित होता है। याद रखना इस प्रश्नों को। सांप्रदायिक राजनीतिक जाति पे नहीं होती है, ये धर्म पे आधारित होती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है? 1967 तक भारतीय राजनीतिक में किसका वर्चस्व रहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो कह देना कि ये वर्चस्व रहा है स्वर्णों का। ये लोग दूसरे को तो देख ही नहीं चाहते थे, तो क्या ही कहना। बिल्कुल सही बात है। भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान रहा है? समाज सुधारने में ज्योतिबा फूले का, महात्मा गांधी का, भीमराव अम्बेडकर का, ये सारे का योगदान रहा है। ये सारे भाइयों का योगदान रहा है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप बताते चलना कि आपको कितना आंसर सही हो पा रहा है। पहले तो आप ही आंसर देते होंगे ना। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति है? तो सामाजिक विभाजन जाति है, धर्म है, लिंग है, उपर्युक्त सभी है। तो सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति जब की बात किया जाए तो ये सभी है। समाज में विभाजन लिंग के आधार पे भी है, धर्म के आधार पे भी है, जाति के आधार पे भी है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा सुन लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुनिए। अरे 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गए? ओ 14 यहाँ है, देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है? किसी के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 को कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15। देखो, 2 आर्टिकल 19 और एक 15 आपसे पूछा जाता है। 19 में आजादी को याद रखना। क्या चीज को याद रखना? आजादी को याद रखना। और 15 में भेदभाव नहीं होगा, ये बात को याद रखना। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं 16 के नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनो। कह रहा है वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप क्या है? वर्ण व्यवस्था को होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारा वर्ण व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। इस सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? जब आप समाज को संभाल रहे हैं तो कौन सा ऐसा बात है जो लोकतंत्र में लागू नहीं होता? ऑप्शन पढ़िए। लोकतंत्र में, देखिए आराम से पढ़िएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। ये बात तो ठीक ही लग रहा है कि हाँ ठीक है, पड़ता है।
क्या लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है? लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है। बिल्कुल, ये बात सही लग रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। नहीं, राजनीतिक की छाया सामाजिक पे पड़ती है और समाज की छाया राजनीतिक पे पड़ती है, लेकिन लागू नहीं होती है। वो ये बात संभव है कि विभिन्न समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं पाता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद हमेशा लगते रहते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर विखंडित की ओर ले जाती है, भी सही है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? जो संदर्भ है वही आंसर बी हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 34%, 38%, 42%, 48%। कितना हो जाएगा सर? 34%। कितना हो जाएगा? 34%। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 64%। सॉरी, माफ कीजिएगा, 34%। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस पर है? हाँ, ये प्रश्न भी आए। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्या चीज पे है? क्षेत्र के आधार पे है, आर्थिक देखिए, क्षेत्र के आधार पे है, सामाजिक आधार पे है, दोनों आधार पे है, कोई नहीं है। तो हम वहां पे देखिएगा तो दोनों के आधार पे है, सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों आधार पे है क्षेत्रीय विभाजन। और 19 के बाद 20, जाति व्यवस्था को किसने कमजोर किया है? आर्थिक विकास ने कमजोर किया है, शिक्षा की व्यवस्था ने, शिक्षा वृद्धि, शहरीकरण या उपर्युक्त सभी ने कमजोर किया है। तो बताइए क्या चीज है? उपर्युक्त सभी ने कमजोर किया है, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न पे आपको ले चलते हैं कि क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 45.8, 35, 41, 42। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? बताओ। ये हो जाएगा सर 45.8। कितना हो जाएगा? 45.8। बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए। श्रीलंका में सिहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? श्रीलंका में सिहली को 1945, 55, 56, 58 कब घोषित किया गया था? सिहली को राजभाषा के रूप में 1956 में। कब घोषित किया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? धार्मिक पूर्वाग्रह। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि ये धर्म के लोग अच्छे होते हैं, ये धर्म के लोग खराब होते हैं, ये धार्मिक पूर्वाग्रह बना ही रहता है। पारंपरिक धार्मिक अवधारणा, ये परंपरा से अवधारणा बनाई रहती है। एक धर्म को दूसरे दृष्टि से श्रेष्ठ माना, ये भाई खत्म ही नहीं हो सकता। ये तीनों बात अपने आप में बना हुआ है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 23 के बाद 24। श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो श्रीलंका में कौन से धर्म है? इसको आंसर दीजिए। तो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा श्रीलंका में। कौन से धर्म है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म की संख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न करते हैं हम आपको। 25 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी मेरे हिसाब से लगभग 40% के आसपास है। कितने परसेंट के? 40%। मेरे प्यारे भाइयों, 1 से लेकर 25 तक में आपने कितने परसेंट को रॉन्ग किया है, कितने परसेंट को राइट किया है? प्लीज कमेंट करके बताइए। 2026 एग्जाम आपका बहुत खुशी खुशी जाए, भगवान से कल्पना करेंगे। और आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके छोटा सा भाई क्रिएटर हूँ, मदद कर देना। आपका भगवान भला करे। थैंक यू।